हेलो स्टूडेंट्स। देखें, आप सभी जो है वो कल उत्तर प्रदेश टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जैसा कि प्रवेश पत्र आपको रिसीव हो गया होगा, प्रवेश पत्र की प्रति के पीछे वाले भाग में यदि आप देखेंगे तो आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ आवश्यक सूचनाएं अंकित की गई हैं, जिसको जानना समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उन पूरी सूचनाओं को जो है सभी बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपको वहाँ जाकर क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, कैसे वहाँ पे किस तरीके से जो है आपकी परीक्षा जो है वो पूर्ण रूप से संपादित होगी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों का पालन करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, जो बोर्ड ने आपके लिए दिया है। तो निर्देशन का तात्पर्य ही होता है कि आप उसको क्या करें, पूर्णतः फॉलो करें। तो आज हम लोग टीजीटी अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड की तरफ से जो निर्देशन दिए गए हैं, जो सूचनाएं दी गई हैं, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। और सीक्वेंस वाइज जैसे बोर्ड ने नंबर के हिसाब से जो है सूचनाएं अंकित की हैं, एकदम उसी हिसाब से जो है नंबर वाइज हम वन बाय वन जो है एक एक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं। जो पहले नंबर की सूचना बोर्ड ने आपके लिए दी है या बोर्ड की तरफ से जो है आपके लिए निर्देशन जारी हुआ है, वो है आर्ता या पात्रता की जांच अभ्यर्थी स्वयं करें। बोर्ड का ये मानना है कि जिस समय अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद बोर्ड ने उसको अभी तक जो है वो जांचा नहीं है, ना ही उसकी कोई जांच परख की है। जो भी अहर्ताएं या पात्रताएं थी, अभ्यर्थियों ने उन सबको देख करके ध्यान में रख करके फॉर्म भरा होगा, और फॉर्म भरा हुआ है तो जितनी भी अहर्ताएं और पात्रताएं हैं उन सबको ध्यान में रख करके उसके पश्चात आप एग्जाम देने जाएं। मैं एग्जैक्टली पीडीएफ में जो है बोर्ड ने क्या अंकित किया है वो भी एक बार जो है आपके सामने पढ़ के बताना चाहती हूँ। आपके पास ये कॉपी होगी, तो आपके पास यदि होगी तो आप इसको खोल करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पे जो है इन्होंने मेंशन किया है, आपके आवेदन पत्र में सूचित अहर्ता पात्रता की जांच चयन बोर्ड द्वारा नहीं की गई है। ठीक है। अतः विज्ञापन में वर्णित अहर्ता पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। यानी कि क्या क्या पात्रताएं मांगी गई हैं आपके उस पर्टिकुलरली परीक्षा के लिए, उस पोस्ट के लिए, उन सब में यदि आप पात्र होते हैं, आप स्वयं सुनिश्चित करें। ये आपको सुनिश्चित करना है, बोर्ड आपको सुनिश्चित के लिए करने के लिए कह रहा है कि यदि आप स्वयं जो है अपने आप को पात्र मानते हैं, तभी आप कल के एग्जाम में शामिल हों। ठीक है, सम्मिलित हों। चयन बोर्ड द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनहारे पाए गए या अपात्र पाए जाएंगे, तो आपका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि यदि आप किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए जो है आप अपात्र हो जाते हैं एग्जाम देने के बाद भी, तो आपके लिए जो है इस एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ध्यान रखें, आप स्वयं इस बात को सुनिश्चित करें कि आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं, पात्र हैं या नहीं हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आपके साथ पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ रखना आपको अत्यंत आवश्यक है। आपके साथ आपके अपना जो है एक आईडी प्रूफ रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें विशेष रूप से आधार कार्ड का जो है वो स्पेशली जो है यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। दूसरे नंबर पे लिखा गया है, प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य है। परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपने पास आधार कार्ड रखना अनिवार्य है, जो कि जब भी मांगा जाए परीक्षार्थी को दिखाना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पे अपने साथ आप अपना पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड भी साथ ले जाएंगे। तीसरे नंबर में आते हैं, जिनकी फोटो प्रवेश पत्र पर या हस्ताक्षर साफ साफ मुद्रित ना हो। यानी कि कई लोगों की जो है वो प्रवेश पत्र ऐसा आया होगा जिसपे फोटो नहीं आई है, कई लोगों के प्रवेश पत्र पे उनकी फोटो नहीं आई है, या कई लोगों का जहाँ पे सिग्नेचर वाला पार्ट है वहां पे जो साइन किया हुआ है वो क्लियर नहीं आया है। क्योंकि आपको भी पता है, ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा था तो स्कैनिंग में जो है कई बार दिक्कत आ जाती है। तो बोर्ड इन सब चीजों को स्वीकार करता है, और बोर्ड का ये मानना है कि कई प्रवेश पत्र पे जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर, फोटो या तो नहीं है, या फिर सिग्नेचर है भी तो वो मिसप्रिंट हो रहे हैं या धूमिल हो रहे हैं या साफ नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसी स्थिति में जिनके प्रवेश पत्र पे जो है फोटोग्राफ साफ नहीं लगी हुई है, वो अपनी एक फोटो जो है वो साथ लेकर के जाएं। और जिनके प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो साफ नहीं दिख रहा है, वो अपना जो है एक कोई भी आईडी कार्ड की मूल कॉपी
मूल कॉपी लेकर के जाएं, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो, प्लस एक छाया प्रति जो है यानी कि जेरोक्स कॉपी लेकर के जाए। तो आपको ये उनके लिए है जिनके प्रवेश पत्र पे हस्ताक्षर और फोटोग्राफ सही नहीं है। एक साथ में फोटो ले जाइए और एक अपनी आईडी ले जाइए जिसकी आप जो है एक फोटोकॉपी भी ले लीजिएगा। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, अन्य अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित है, स्पष्ट है अथवा निर्धारित साइज की छोटी फोटो, वे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एक फोटो और आईडी प्रूफ, यानी कि जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है, पासपोर्ट मान्य है, पैन कार्ड मान्य है, वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड मान्य है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से इशूड यदि कोई आईडी कार्ड है वो मान्य है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि आधार है वो मान्य है, कि मूल प्रति के साथ आपको एक जेरोक्स कॉपी रखनी होगी। चौथे नंबर पे आते हैं, परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कैसे भी कुछ, अगर आप छोटी मोटी चीजों को अवॉइड भी करते हैं लेकिन प्रवेश पत्र नहीं होगा तो भाई आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो चौथे नंबर पे कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ध्यान रखेंगे आप। पांचवें नंबर पे आते हैं, परीक्षा के लिए काले रंग के बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। बोर्ड ने साफ साफ लिखा है कि जब भी आप ओएमआर शीट भरें तो उसको जो है परीक्षा के लिए आप काले रंग का बाल पॉइंट पेन ही प्रयोग में लें। यदि आप नीले रंग का प्रयोग करते हैं तो वो अमान्य होगा। वो क्या होगा, अमान्य हो गया। बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ कर लेकर आए। अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त यदि अन्य किसी इंक के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कदापि ना करें, ये क्या होगा, अमान्य होगा। छठवें नंबर पे आते हैं, वर्जित सामग्री जैसे कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इत्यादि सामग्री अपने साथ परीक्षा हॉल में न ले जाएं। बोर्ड क्या लिखता है देखें आप, आपके प्रवेश पत्र पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को अपने पास सारणियां यानी किसी तरीके का टेबल, ग्राफ शीट, मानचित्र, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल्स, पुस्तक, नोट्स, कागज, कीमती सामान, संवाद के साथ जैसे ब्लूटूथ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र आदि रखना एवं उसका प्रयोग वर्जित है, आपको ये नहीं ले जाना है। यदि अपनी अभ्यर्थी अपने साथ उक्त वस्तुओं को लाते हैं तो उसे परीक्षा केंद्र में निर्धारित स्थान पर पहले ही जमा करा दें। अपने हॉल में, परीक्षा हॉल में लेकर के ना जाएं, परीक्षा स्थान जो है बना हुआ है जहां आपका सेंटर है, उस सेंटर पे आप जमा करा के तब परीक्षा हॉल में जाएं। इन वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व चयन बोर्ड का नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यदि आपका कोई कीमती सामान है, घड़ी है, मोबाइल है, पर्स है, आप कुछ भी कहीं पे यदि रखते हैं, किसी की निगरानी में रखते हैं, तो चयन बोर्ड उसका जिम्मेदार नहीं होगा। यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के पास इन वस्तुओं या संयंत्रों का होना पाया गया तो अभ्यर्थी को परीक्षा से डी बार यानी कि निष्कासित कर दिया जाएगा। डी बार का मतलब क्या है, निष्कासित तो किया ही गया, आगे के लिए भी वो कभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर पे, किसी भी सामग्री का आदान प्रदान परीक्षा हॉल में नहीं करना है। आप जो भाईचारे की भावना रखते हैं ना, किसी की पेन की इंक खत्म हो गई, अब वो इधर उधर देखता है, वो यूं यूं बगल में कहता है दे दो दे दो दे दो, और आप बोलेंगे मेरे पास 4 पेन है, एक ले लो, तो ऐसा जो है परीक्षा हॉल में नहीं करना है। जिसके पेन की इंक खराब हो गई, जिसकी पेन नहीं चल रही, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपके परीक्षा हॉल में जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो लोग देखते हैं, जो नियंत्रक होते हैं, आप उनको ये बात कहिए, वो आपको अरेंज करके देंगे। एक दूसरे के साथ, परीक्षार्थियों के साथ आपको बात नहीं करनी है। तो 7वें नंबर पे यदि आप प्रवेश पत्र पे देखेंगे तो लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य है, यानी कि नहीं करना है। 8वें नंबर पे, नकल की कोई भी सामग्री यदि परीक्षार्थी के साथ पकड़ी जाती है तो इस परीक्षा के साथ आगामी परीक्षाओं से परीक्षार्थी को क्या होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे। 8वें नंबर पे यदि आप अपने प्रवेश पत्र में देखें तो साफ सुथरा लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई भी सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे केवल इस परीक्षा से ही नहीं वरन चयन बोर्ड की आगामी जो परीक्षाएं हैं उनसे भी वंचित यानी कि डी बार कर दिया जाएगा। चाहे जो सामग्री वो अपने साथ रख रहा है उसने परीक्षा में उसका प्रयोग किया है या नहीं किया है, ये दैट्स अ पार्ट। इस पे कोई ध्यान नहीं देगा कि आपने, मान लीजिए अगर कोई चिट ले गए, आप कोई किताब ले गए, कुछ भी ले गए, आपने भले एग्जाम में उसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन यदि आपके पास ये पकड़ा गया है तो ये जो बोर्ड की कार्यवाहियां हैं, ये बोर्ड की कार्यवाहियां आपके ऊपर होंगी, चाहे सामग्री आप प्रयोग कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे,
आगे की सभी परीक्षाओं के लिए आप क्या हो जाएंगे, डीबार हो जाएंगे चयन बोर्ड की तरफ से। तो इस बात को जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 9वें नंबर पे आते हैं, अंतिम आधे घंटे में परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जो लास्ट का आपका हाफ एन आवर बचता है, आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है, आपको अपनी सीट नहीं छोड़नी है, चाहे कोई भी रीजन है। यहाँ पे 9वें नंबर पे साफ साफ लिखा है, अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। 10वें नंबर पे, प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करते ही उसकी जांच कर लें। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप क्वेश्चन पेपर को जो है पूर्णतः पहले ही क्वेश्चन मत पढ़ने लगिएगा। सबसे पहले आप उस पुस्तिका की जांच कीजिएगा। पुस्तिका में क्या जांच करना है आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 10वें नंबर पे जो है बोर्ड ने आपके लिए क्या लिखा है, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें कि उस पर क्रमांक पड़ा है कि नहीं। जो पुस्तिका क्रमांक होता है, ये यदि पुस्तिका है तो इस पे सबसे पहले पुस्तिका क्रमांक आपको ऊपर ही दिख जाएगा, वो क्रमांक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अन्यथा पाए जाने पर उसे बदल लें। यदि आपके क्रमांक नहीं दिख रहे हैं तो आप जो लोग भी जो है आपको पेपर दे रहे हैं, आप उनको कह करके, उनको दिखा करके अपनी पुस्तिका को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आगे के पेजेस फटे हुए हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मिसप्रिंट है, चाहे कुछ भी है, त्रुटिपूर्ण है, कहीं गलत हो रहा है, इंग्लिश की जगह हिंदी लिखा है, हिंदी की जगह इंग्लिश लिखा है, या ऑप्शंस कहीं इधर उधर हो रहे हैं, कुछ भी आपको गलत दिखता है पेपर के अंदर, आप तुरंत जो है वो देने वाले को बोले, वो आपकी पुस्तिका को तुरंत चेंज करेंगे। ध्यान रखेंगे। 10वें नंबर का जो है वो निर्देशन आपके लिए था। 11वें नंबर पे आते हैं, व्हाइटनर, रबर तथा ब्लेड का प्रयोग होने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि आप उत्तर पुस्तिका जो ओएमआर शीट होती है, उस पे किसी भी तरीके से कुछ गलत यदि आप कलर कर देते हैं ओएमआर को, और आप ब्लेड से उसको खुरचने की कोशिश करते हैं, उस पे व्हाइटनर लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर रबर से मिटाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्षतिग्रस्त ओएमआर शीट को जो है वो मूल्यांकित नहीं किया जाएगा। 11वें नंबर पे साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से मिटाया नहीं जाए। यदि व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ का उपयोग करके भरे गए उत्तरों को मूल्यांकित नहीं किया जाएगा। यदि इस तरीके से भरा जाता है तो मूल्यांकित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वें नंबर पे, परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री प्राप्त नहीं होगी। जो आपकी परीक्षा का समय है, उस समय से 10 मिनट बाद तक ही आपका इंतजार किया जाएगा परीक्षा केंद्र में पहुंचने के लिए। यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो उस परीक्षा के लिए आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। देखिए आप 12 नंबर के इंस्ट्रक्शन पे, आपके प्रवेश पत्र पे क्या लिखा है, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दशा में केंद्र या परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं हो पाएगा। विलंब की समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें। बहुत सही आपके लिए दिशा निर्देशन है। आप परीक्षा केंद्र पे 45 क्या, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बरसात का समय है, यदि बारिश वगैरह हो जाती है, तेज हो जाता है, आवागमन के साधनों में यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत हो ही जाती है। आप घंटा भर पहले पहुंच जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, आप वहां बैठ करके वेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप उस जगह पे तो रहेंगे, तो ध्यान रखें आप 45 मिनट पहले पूर्व जो है वो पहुंचने की कोशिश करें। 13 नंबर पे आते हैं, 13 नंबर के इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं, 40% से अधिक विकलांगता वालों को श्रुति लेख की सुविधा दी जाए, श्रुति लेखक की सुविधा दी जाएगी। यदि कोई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी विकलांगता यानी कि वो डिसेबल है परीक्षा को देने के लिए शारीरिक रूप से, तो ऐसे लोगों को जो है एक श्रुति लेखक यानी कि जो राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं, वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अपने आंसर्स को उनके सामने रखेंगे, डिक्टेट करेंगे, और वो उन्हीं आंसर्स को सुन करके जो है वो लिखेंगे। तो ध्यान रखें आप 13 नंबर पे यदि आप देखेंगे, किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक की विकलांगता होने पर श्रुति लेखक की सुविधा दी जानी चाहिए। यदि उस व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग की गई है तो, यदि मांगा जाएगा, यदि ऐसे परीक्षार्थी जो है बोर्ड से यदि मांगते हैं, तब उन्हें श्रुति लेखक जो है वो दिया जाएगा। श्रुति लेखक अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाया जाएगा, ध्यान रखेंगे, जिसकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट वर्ष 2019 से पूर्व नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप उससे पहले किए हुए व्यक्ति को नहीं ला सकते। 2019 के बाद जिसका 12th हुआ है, आप ऐसे लोगों को जो है श्रुति लेखक के रूप में ला सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे के अनुसार जो है वो परीक्षा के लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
यदि 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में 20 मिनट दिया जा रहा है तो 2 घंटे में 40 मिनट दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर पे आते हैं। ओएमआर की 3 प्रतियां होंगी, प्रश्न पुस्तिका और कार्बन ओएमआर ओएमआर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। ओएमआर जो शीट आप भरेंगे बेसिकली उसकी जो है वो 3 कॉपियां आपके सामने होंगी। 3 कॉपियों में जो है 1 कॉपी जो है वो आपके बोर्ड के पास रहेगी, जो तीसरी कॉपी कार्बन कॉपी होती है वो आप जो है प्रश्न पुस्तिका के साथ अपने साथ घर लेकर के जा सकते हैं। तो 14 नंबर के इंस्ट्रक्शन को यदि देखें तो काफ़ी बड़ा इंस्ट्रक्शन है, आप ध्यान दें। ओएमआर आंसर शीट 3 प्रतियों में है, एक मूल प्रति होती है ओरिजिनल कॉपी, बोर्ड की एक कार्बन कॉपी यानी कि बोर्ड की जो है वो कार्बन कॉपी होगी एवं अभ्यर्थी की एक कार्बन कॉपी। एक तो मूल प्रति हो गई, एक बोर्ड की कॉपी हो गई और एक आपकी कॉपी हो जाएगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं बोर्ड की एक कार्बन प्रति किसको देना होगा? जो आपके कक्ष का निरीक्षक होगा, जो आपके कक्ष का निरीक्षक होगा उसको आप मूल और बोर्ड की जो प्रति है आप उसको सबमिट कराएंगे और उत्तर पुस्तिका एवं कार्बन ओएमआर जो आपके लिए बनी है, जो अभ्यर्थी की प्रति होती है, आप उसको लेकर के परीक्षा हॉल से बाहर निकल सकते हैं परीक्षा समाप्त होने के पश्चात। नेक्स्ट आए आप 15 नंबर के इंस्ट्रक्शंस पे देखें। ओएमआर शीट को ध्यान से भरें, किसी भी प्रकार से सीरीज या अनुक्रमांक गलत अंकित होने पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे ओएमआर शीट जो है वो ध्यान से भरेंगे, जो आपकी प्रश्न पुस्तिका है उसका क्रमांक जो है आप अच्छे से उस पे भरेंगे, अपना अनुक्रमांक परीक्षा पुस्तिका का क्रमांक तो उस पे अंकित ही होता है, आपका जो अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, आप उसको अच्छे से भरेंगे और वहां पे जो है यदि इसका अनुक्रमांक गलत होता है और सीरीज यदि आप गलत अंकित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आपका ओएमआर शीट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 15 नंबर पे यदि देखें तो अभ्यर्थी ओएमआर शीट के विवरण को सावधानी पूर्वक भरे। ओएमआर शीट में अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकित हो जाने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। 16वें नंबर पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करें, जैसे फेस मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बना करके रखें। आपके प्रवेश पत्र पे लिखा हुआ है कोविड-19 प्रोटोकॉल यथा फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। तो ये जो है आपके जो प्रवेश पत्र है उसके पीछे अंकित है, ये आप जो है आप लोगों के पास होगा। ये बहुत छोटा है, मैंने सोचा था मैं बोर्ड पे उसको डिस्प्ले करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये क्लियर नहीं आ रहा था, काफी घना जो है इन्होंने लिख करके इंस्ट्रक्शन दिया है, तो मैंने सोचा एक क्विक जो है छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है इस तरीके से आपको दिखाएं, तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है मेरे तरफ से है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन अनिवार्य है, जो लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाएंगे उन्हीं को हॉल में एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि देखें बोर्ड के इंस्ट्रक्शन में इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया है। इस तथ्य को शामिल ना करने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि अभी पूरे देश में जो कोविड का टीका है वो इतना नहीं है कि देश का हर एक व्यक्ति लगवा ले। तो लगवाना, यदि स्टूडेंट्स को नहीं लगा हुआ है तो नहीं लगने में उनकी मजबूरी, उनके प्रतिकारण या उनकी कमी को नहीं माना जा सकता है। टीके ही इतने अवेलेबल नहीं है कि हर कोई लगा ले। तो हर कोई यदि नहीं लगा सकता है तो ये कैसे अज्यूम किया जा सकता है कि परीक्षा हॉल में हर बच्चा लगा करके आए? ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कोविड वैक्सीन वाला जो केस है, कोविड वैक्सीनेशन वाला जो फैक्टर है, ये इसके लिए नहीं है। जो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे इस बात से, वो ध्यान रखेंगे, निर्देशन में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि आप सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वो भी आराम से जा करके एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अनुदेशन आपके लिए यहाँ पे हैं, जितने भी आपके लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जब ओएमआर शीट आप भरने की कोशिश करते हैं, ओएमआर शीट को जब हम लोग भरते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप ओएमआर शीट भरते समय, जैसा कि आपके पास जो है ये 4 सर्किल्स होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 ये ऑप्शंस होते हैं या ABCD जो भी ऑप्शंस होते हैं। तो जब भी आप ओएमआर भरते हैं, कभी भी जो है आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है VIP टाइप होते हैं, बस ऐसे टच कर दिया, ऐसे यहाँ पे कर दिया, या फिर रंगने लगते हैं तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बिल्कुल बाहर तक फैला देते हैं। ये सब क्या है?
बेकार है, ये सब इनवैलिड होता है क्योंकि मशीनों से जो है ओएमआर आपकी चेक होती है। प्रॉपरली जो है यदि आपका जो सर्किल है वो कलर नहीं किया होता है तो मशीन जो है उसको रीड नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे ओएमआर भरने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो सर्किल होता है आप सर्किल से स्टार्ट करें इसको भरना, ऐसे करें देन फिर उसके बाद अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर। यदि आप इस पैटर्न में ऐसे भरेंगे तो परफेक्टली आप क्या करेंगे, कंप्लीट ओएमआर को क्या करेंगे, भर पाएंगे। तो इस तरीके से ये ओएमआर भरने का सबसे सटीक तरीका होता है। ये सर्किल आपका दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। सर्किल के ऊपर आप पेन से जो है ओवरराइट करेंगे, देन अंदर की तरफ आप इसको इस तरीके से जो है वो फिल करते चले जाएंगे। ये ऐसे फिल होगा, ठीक है ना? ये याद रखेंगे आप, इस तरह से जो है आपको ओएमआर भरना है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, केयरफुली जो है सारे इंस्ट्रक्शंस को जो है मैंने समझा दिया। या यदि मेरे साथ-साथ आप इंस्ट्रक्शंस देखते गए तो मुझे नहीं लगता आप किसी तरीके की कोई दुविधा आपके मन में एग्ज़ाम को लेकर के है। आशा करती हूँ आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी और अभी इस समय पे मैं आपको एडवाइस करती हूँ, यदि किसी भी तरीके से कोई पॉइंट आपकी तैयारी में छूट गया है, तो अब आप उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, अन्यथा उसको पकड़ने के चक्कर में पहले के तैयार सारे टॉपिक्स जो है आपके डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो जितना तैयार हो गया है शांत मन से जो है आप उनको रिकॉल करने की कोशिश करें। अच्छा बढ़िया खाना खाएँ आप रात में और रात में जल्दी सोने का प्रयास करें। सुबह अपने सेंटर पे जो है अच्छे तरीके से जल्दी पहुँचने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए आप 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुँचे और आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपके सेंटर्स हैं, तो आपके लिए कहीं न कहीं थोड़ी सुविधाजनक होगी। असुविधा यदि किसी प्रकार की होती है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उस असुविधा को समझते हैं। उन सब असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आप उस तरीके से अपने डिसीज़न को लें और यदि सेंटर दूर है, तो थोड़ा घर से जल्दी निकलें। यदि यातायात के साधनों की उपलब्धता नहीं है, तो आप साधन आज ही सुनिश्चित कर लें और यदि आप बिल्कुल काफ़ी दूर पे रहते हैं और समय से नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप आज शाम को, रात को ये निकल सकते हैं तो निकलें और वहाँ डेस्टिनेशन पे जाकर के आप स्टे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना अच्छे तरीके से ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। एक पेपर के चक्कर में आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स आएँगे, बहुत सारे बच्चे आएँगे, तो एग्ज़ाम केवल दिमाग में नहीं घूमना चाहिए, कोविड काल भी हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, कोरोना भी हमेशा जो है आपके ज़हन में होना चाहिए। वहाँ पे कोई लगाए चाहे ना लगाए, आप अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान लें, आप ज़रूर फेस मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़र का उपयोग आप ज़रूर करें, आप अपने सैनिटाइज़र की शीशी आप अपने साथ कैरी करके ले आएँ। उसके लिए कहीं किसी तरीके से कोई भी प्रतिबंध नहीं जारी किया गया है कि आप सैनिटाइज़र नहीं ले आ सकते, आप सैनिटाइज़र की शीशी ले जाएँ, मास्क पहन करके जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, आप डिस्टेंस पे ही रहें। वहाँ पे धक्का-मुक्की ना करें, सेंटर्स पे अमूमन देखा गया है काफ़ी धक्का-मुक्की होती है, तो ऐसा ना करें, आराम से आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, ईज़ी वे में एग्ज़ाम करें और शांत मन से एग्ज़ाम करें, जितना समझ में आता है आप उतना अच्छे तरीके से करें। पेपर पाने के पश्चात यानी मिलने के पश्चात जब भी आप पेपर को लें, पेपर खोलने के बाद बिल्कुल घबराहट वाली भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। पेपर खोलने के बाद आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैंने जो तैयारी की, जिसके लिए मैंने अपना 100% दिया, उस 100% से मुझे ये पेपर अच्छा करना है। बस ये सोच कर के आप पेपर कीजिएगा। पेपर खोलते ही आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं घूमनी चाहिए कि हाँ, पेपर बहुत ईज़ी है, अरे बाप रे बाप! पेपर तो बहुत टफ़ आ गया, अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी? ये भावनाएँ आपका पेपर खोलते समय नहीं आना चाहिए। पेपर खोलते समय केवल और केवल आपने जो मेहनत की है, आपने जो अपने 24 घंटे में से जो घंटे दिए हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। आपकी जो मेहनत है, आपने कितना परसेंट इसके लिए कार्य किया, कितना मेहनत किया, आपको वो ध्यान में आना चाहिए और पेपर आप आराम से करें। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का भाग्य आप लोगों का साथ दे, आप पेपर को अच्छे तरीके से कर पाएँ। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, पढ़ कर के ऑप्शंस को ध्यान रखें और एक बात और कहूँगी, ऑप्शंस और क्वेश्चंस के बीच में हमेशा ये ध्यान रखें, जहाँ पे कोई प्रश्न होते हैं, जहाँ पे नहीं पूछा जाता है, नहीं है या सत्य की बजाय असत्य लिखा होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा-सा जो है आप ध्यान देकर के पढ़ेंगे, तो आराम से जो है आप प्रश्नों को कर लेंगे, अच्छे से पेपर आप करें। गृह विज्ञान की सभी बालिकाओं को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, खूब आप अच्छे से करें। भूगोल के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड लक एंड आप भी अच्छे से जो है प्रयास करें, अच्छे से पेपर करें और अपना जितना भी आपने समय दिया है या आपकी जो मेहनत है, आप अपने मेहनत को कारगर करें।
सो ऑल द बेस्ट।